एक किताब है जो 3 धर्मों को मान्य है। एक भविष्यवाणी है, एक नाता है, एक नरसंहार है, फिर एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर कब्जे की लड़ाई है जो अब तक चल रही है। ये सब समंदर के किनारे हो रहा है, ईश्वर और उसके पुत्रों और उसकी नस्लों के नाम पर हो रहा है। और ये झगड़ा अब बड़ा हो सकता है, ऐसी आशंका है। महाशक्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं, ऐसी आशंका है। सब बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। और आज बात इजराइल, फिलिस्तीन, उनके बीच के ज़मीन के झगड़े, उसमें जो लेटेस्ट राजनीतिक रुझान और घटनाक्रम जुड़े हैं उनके बारे में होगी। और आखिरी में आपको किस्सा सुनाऊंगा एक जहाज़ी का जो आज ही के रोज़ अपने मुल्क से चला था हिंदुस्तान का रास्ता खोजने के लिए और सफल रहा था। एक धार्मिक किताब है, सैकड़ों बरस पुरानी। उसके शुरुआती हिस्से सुनाते हैं दुनिया बनने की कहानी पूर्वजों की, उन पूर्वजों के साथ हुए एक करार की, जिसमें वचन था एक मुल्क का, और ये वचन देने वाला खुद ईश्वर था। उस किताब के मुताबिक ईश्वर ने क्या कहा? छोड़ो अपना मुल्क, छोड़ो अपने लोग, छोड़ो अपने पिता का घर परिवार, ये सब छोड़कर उस जमीन पर जाओ जिसकी राह मैं दिखाता हूँ। मैं तुम्हें एक महान देश बना दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें आशीर्वाद, मैं तुम्हारा नाम अमर कर दूंगा। ईश्वर का आदेश पूर्वज ने अमल किया। मेसोपोटामिया का अपना वो घर छोड़ दिया, निकल पड़ा ईश्वर की दिखाई राह। जा पहुंचा एक नई जमीन, पश्चिमी एशिया में बसी जमीन, जिसे तब पुकारते थे लेवांट। कहते हैं कि इसी लेवांट के दक्षिण में था वो प्रॉमिस्ड लैंड, जहां ईश्वर के वायदे के मुताबिक उस पूर्वज की संतान नया देश बनाने वाली थी। इस जमीन का नाम था लैंड ऑफ कैनन। आप कहेंगे ये धार्मिक किताब दुनियादारी के सिलेबस में कैसे आ गई? यूं आ गई कि ये किताब और उसमें बताई गई उस पूर्वज की कहानी जियोपॉलिटिक्स के सबसे गंभीर, सबसे पेचीदा मसलों में से एक का मूल है। हमने जिस धार्मिक किताब का जिक्र किया उसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके एक भाग का नाम है कवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, यानी ईश्वर और अब्राहम के बीच हुआ करार। वही करार जिसका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया। इस करार में जिन अब्राहम का जिक्र है वो 3 धर्मों के पूर्वज माने जाते हैं। ये 3 धर्म हैं यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। इन तीनों की शुरुआत का सिरा अब्राहम से जाकर जुड़ता है, और हम जिस सिरे को टटोलने वाले हैं वो है यहूदी, यानी कि ज्यूज। क्या संबंध है यहूदियों का अब्राहम से? अब्राहम की पत्नी थी सारा। ईश्वर के आशीर्वाद से ये मान्यता है कि बुढ़ापे में सारा को एक बेटा हुआ। इसका नाम रखा गया इजाक। इस इजाक के बेटे का नाम था जैकब, और इन्हीं जैकब का दूसरा नाम है इजराइल। जैकब के 12 बेटे कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। मान्यता है कि इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया, जिसका प्राचीन नाम है लैंड ऑफ इजराइल। लेकिन ये तो बाइबल की मान्यता है जो सैकड़ों बरस पहले का लैंडस्केप बताने का दावा करती है। आज का इतिहास क्या बताता है? ये बताता है कि हम आज जिस इजराइल को देख रहे हैं वो सिर्फ 72 साल पुराना है, और इसकी पैदाइश हुई थी 14 मई 1948 को। और ये आधुनिक इजराइल बना कैसे? इसके गठन की कोशिश 19वीं सदी में शुरू हो गई थी। तब यूरोप के अलग अलग हिस्सों में यहूदियों के साथ भेदभाव होता, उन्हें निशाना बनाया जाता। ऐसे में एक आंदोलन शुरू हुआ। यहूदियों ने कहा कि बिना अलग देश बनाए हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी। लेकिन ये देश बने कहाँ? जिसे यहूदी अपना इजराइल कहते थे, वहाँ तो फिलिस्तीनियों की बसाहट थी। वो यहाँ किसी यहूदी देश की स्थापना के लिए राजी नहीं थे। लेकिन इस विरोध के बावजूद यहूदी माइग्रेट होकर उस ज़मीन पर पहुँचने लगे। इस माइग्रेशन को रफ्तार दी होलोकास्ट यानी नाजी जर्मनी के हाथों यूरोप में हुआ यहूदियों का नरसंहार। इसके बाद यहूदी देश बनाने की मुहिम ने जोर पकड़ा, पर बड़ा सवाल अब भी यही था कि फिलिस्तीनियों का क्या होगा? एक ही ज़मीन पर 2 मुल्क कैसे होंगे? उस वक्त फिलिस्तीन पर कब्जा था ब्रिटेन का। उसने ये मामला सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस को। और यूएन ने क्या कहा? यूएन ने दिया एक प्रस्ताव संख्या 181। ये कहलाता है पार्टीशन रिजोल्यूशन। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन के बंटवारे की बात थी। यूएन ने कहा कि मई 1948 में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का और एक हिस्सा फिलिस्तीनियों का। और जेरूसलम, जिसे यहूदी और मुस्लिम अपनी पवित्र जगह मानते हैं, उस पर रहेगा इंटरनेशनल कंट्रोल, और इसका पहरेदार होगा खुद यूएन। यहूदी इस मसौदे पर राजी थे, लेकिन अरब मुल्कों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष तेज हो गया।
अरब मुल्कों ने सोचा इस झगड़े के दम पर वो यूएन के प्रस्ताव पर अमल नहीं होने देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यहूदियों ने प्रस्ताव में मिली अपने हिस्से की ज़मीन पर तो कंट्रोल किया ही, साथ ही फिलिस्तीन के हिस्से वाले कुछ इलाके भी जीत लिए। और इसके बाद 14 मई 1948 को यहूदियों ने इजराइल देश के गठन का ऐलान कर दिया। पर ऐलान इतना स्मूथ नहीं था। अरब देशों की प्रतिक्रिया थी युद्ध की शक्ल में। उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। 5 देशों ने, मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो कुछ और इलाके इजराइल के कब्जे में आ गए और फिलिस्तीन की बसाहट के सिर्फ 2 मुख्य इलाके बचे, एक गाजा स्ट्रिप, दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक था तो फिलिस्तीन का, लेकिन इसका कस्टोडियन बन गया था जॉर्डन। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1967 का साल, इस बरस एक और युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ था इजराइल, दूसरी तरफ थे 3 देश, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। ये युद्ध कहलाया 6 डे वॉर। और जब ये जंग खत्म हुई तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका भी इजराइल के कब्जे में आ चुका था। आप कहेंगे 1967 का फसाना आज क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट में माहौल गर्म है, एक बार फिर वहां संघर्ष भड़कने की आशंका है, और इस आशंका का संबंध है वेस्ट बैंक से। फिलिस्तीनी आबादी वाला वो इलाका जो 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से छीना था, और तब से ये इजराइल के कब्जे में है। इजराइल के प्रधानमंत्री अब इस कब्जे को कानूनी शक्ल देना चाहते हैं। वो इस इलाके को इजराइल का संप्रभु हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या है ये मामला, समझेंगे, लेकिन पहले ये तो जान लें कि ये वेस्ट बैंक है कहाँ, किसका वेस्ट और किसका बैंक। वेस्ट बैंक यानी जॉर्डन नदी के पश्चिम में बसा इलाका, यहीं से ये नाम मिलता है। पश्चिम से वेस्ट और किनारे से बैंक। हरा भरा है, लगभग 2400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, पहाड़ी है। यहाँ लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वेस्ट बैंक के 3 तरफ यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में है इजराइल, और वेस्ट बैंक के पूर्व में है जॉर्डन। 1967 के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी बसाहट के कई इलाके और बनाए। ये इलाके कहलाते हैं इजरायली सेटलमेंट्स। वेस्ट बैंक में इजराइल के लगभग 256 सेटलमेंट्स हैं। इन सेटलमेंट्स में करीब 5 लाख यहूदी रहते हैं। इसके अलावा इजराइल के मिलिट्री पोस्ट भी हैं यहाँ। लेकिन इसका मतलब ये कि ये इलाका वैध तौर पर इजराइल का माना जाने लगा? जवाब है नहीं। नक्शे में देखेंगे तो वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच आपको एक हरी रेखा, ग्रीन लाइन दिखेगी। ये ग्रीन लाइन इजराइल की वो सीमा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इसे तय किया गया था 1948 में हुए युद्ध के बाद। इस ग्रीन लाइन से बाहर इजराइल के पास जो इलाके हैं वो कानूनी तौर पर उसके संप्रभु इलाके नहीं हैं। वहाँ उसकी मौजूदगी कब्जा मानी जाती है। तो फिर इजराइल में अब ये बात उठी कैसे? दरअसल ये बात इजराइल में 1967 से हो रही है। वहाँ लोग प्राचीन युग का हवाला देकर इसे अपनी ज़मीन बताते हैं, आधिकारिक तौर पर इजराइल में मिलाने की बात भी करते हैं। इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पॉलिटिकल करियर में कई बार इसका जिक्र किया। अप्रैल 2019, सितंबर 2019 और मार्च 2020 ये 3 समयखंड हैं, और तीनों समयखंड में इजराइल में चुनाव हुए, और इन चुनावों में नेतन्याहू ने इस मुद्दे को अपना चुनावी वायदा बनाया। नेतन्याहू इन तीनों चुनावों में कहते रहे कि अब की जीता तो वेस्ट बैंक वाला प्लान अमल में लाऊंगा। लेकिन इस वायदे के बावजूद नेतन्याहू को इन तीनों ही चुनावों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। काफ़ी जोड़तोड़ के बाद अप्रैल 2020 में उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद फिर से उन्होंने ये जिक्र छेड़ा, कहा हम वेस्ट बैंक की 1/3 ज़मीन को इजराइल का संप्रभु हिस्सा बनाएंगे। लेकिन वेस्ट बैंक इजराइल का आधिकारिक हिस्सा नहीं है। ऐसे में नेतन्याहू का ये प्लान कहलाया एनेक्सेशन प्लान ऑफ वेस्ट बैंक। एनेक्सेशन मतलब जब कोई देश मनमाने ढंग से किसी और की ज़मीन अपनी सीमा में मिला ले। नेतन्याहू की इस प्लानिंग को सबसे ज़्यादा मदद मिली अमेरिका से। वहाँ पर है ट्रंप सरकार। जनवरी 2020 में ये ट्रंप सरकार लाई एक योजना जिसका नाम था मिडिल ईस्ट प्लान। इस प्लान के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? पहला, इजरायली कब्जे वाली जॉर्डन वैली इजराइल को दे दी जाए। दूसरा, वेस्ट बैंक का बंटवारा हो। तीसरा, वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलमेंट वाले इलाकों पर इजराइल की संप्रभुता हो। और चौथा, जेरूसलम बने इजराइल की राजधानी, जेरूसलम का कोई बंटवारा ना हो। ट्रंप बोले कि मेरी ये योजना डील ऑफ द सेंचुरी है। नेतन्याहू ने हाँ में हाँ मिलाया और कहा ये अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी है। और फिलिस्तीन की लीडरशिप, उसने इसे खारिज करते हुए कहा ये स्लैप ऑफ द सेंचुरी है। क्यों बोले फिलिस्तीन के नेता ऐसे? इसलिए कि ट्रंप प्रशासन का ये प्रस्ताव फिलिस्तीन के साथ पक्षपात करता है। फिलिस्तीनी कहते हैं कि एक दिन वो अपना आज़ाद संप्रभु देश बनाएंगे। इस देश का मुख्य हिस्सा होगा वेस्ट बैंक। इसके अलावा इसमें पूर्वी जेरूसलम और गाजा पट्टी भी होंगे। फिलिस्तीन इन इलाकों को ऐतिहासिक तौर पर अपना बताता है।
वहीं इजराइल गिनाता है धार्मिक और ऐतिहासिक अधिकार, कहता है कि ये इलाका यहूदियों के पुरखों की थाती है। फिलिस्तीन और अरब मुल्क, उन्होंने ट्रंप के मिडिल ईस्ट प्लान को ठुकरा दिया। जानकारों ने कहा इससे शांति नहीं बवाल होगा, और बवाल की ये आशंका नेतन्याहू के एनेक्सेशन प्लान से और मजबूत हो गई। वैसे नेतन्याहू ने इस प्लान पर अमल की तारीख भी तय की थी, 1 जुलाई आई और बीत गई, सरकार ने एनेक्सेशन के प्लान पर अमल नहीं किया। फिर खबर आई कि नेतन्याहू के इस मसले पर अमेरिका से बातचीत हो रही है और संकेत दिया गया कि योजना को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एनेक्सेशन टल गया? एक्सपर्ट कहते हैं कि आज नहीं तो कल होगा जरूर। नेतन्याहू कोशिश करेंगे कि ट्रंप के इस कार्यकाल में ही इस प्लान पर अमल हो जाए। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर चुनाव होने हैं। ट्रंप का मुकाबला है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से। बाइडेन इजराइल के इस प्लान पर अपनी असहमति जता चुके हैं। नेतन्याहू को लगता है कि अगर बाइडेन आए, अगर सत्ता बदली अमेरिका की, तो इजराइल को अमेरिका से जो ट्रंप जैसा सपोर्ट मिल रहा था उस कार्यकाल में, उस सरकार में वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि नवंबर 2020 के पहले ही अपने प्लान पर मुहर लगा दें। पर क्या नेतन्याहू की ये योजना हर जगह सपोर्ट पा रही है? जवाब है नहीं। मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों ने नेतन्याहू की योजना का विरोध किया है। इस विरोध के क्रम में 6 जुलाई को एक साझा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इसमें जर्मनी, फ्रांस, जॉर्डन और मिस्र ने हिस्सा लिया। इसके बाद एक बयान जारी हुआ, उसका एक टुकड़ा आपको बताता हूँ। मिडिल ईस्ट शांति प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति और इसके असर को देखकर हमने आपस में चर्चा की। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि 1967 में जिन फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया गया, उनका एनेक्सेशन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। ये शांति प्रक्रिया की नींव को खिसका देगा। 1967 की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव को हम मान्यता नहीं देंगे, तब तक जब तक कि इन बदलावों को दोनों पक्षों की सहमति नहीं मिल जाती। अब आपने ये देशों का हिसाब किताब समझ लिए, सुरक्षा परिषद का गणित भी समझ लीजिए। 5 परमानेंट मेंबर हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका। इन 5 में से अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी देशों ने इस प्रस्तावित एनेक्सेशन का विरोध किया है। यूएन के मुखिया एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस मुद्दे पर इजराइल की आलोचना की है। यहाँ तक कि इजराइल की लीडरशिप भी इस मसले पर बटी है। फिर भी अगर नेतन्याहू आगे बढ़ते हैं, एनेक्सेशन कर लेते हैं, तो क्या होगा? खबरों के मुताबिक ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, उसी तरह जैसे क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अगर नेतन्याहू एनेक्सेशन करते हैं तो एक बात तय है, इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। 2 स्टेट समाधान का फॉर्मूला शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से है। यहाँ एक सामूहिक कब्र मिली है। इस कब्र में 180 से ज़्यादा लोगों के शव दफनाए गए। किन के शव हैं? कहा जा रहा है कि सेना के हाथों कत्ल किए गए विद्रोहियों के। सेना पर उंगली उठ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने बुर्किना फासो की सरकार से मामले की जांच करने की अपील की है। सरकार ने भी आश्वासन दिया। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ घरेलू सुरक्षा का जिम्मा होता है FBI के पास। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे। उन्होंने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि चीन की सरकार दूसरे देशों में साइबर चोरियां करवाती है, रिसर्च चुराने की फिराक में रहती है, आपराधिक तरीकों से आगे निकलने की कोशिश करती है। FBI डायरेक्टर के मुताबिक अभी FBI के पास जितने केस हैं उसमें से आधे चीन से जुड़े हैं। और ये कितनी बड़ी संख्या है केसेस की। यूँ समझिए कि हर 10 घंटे में FBI को चीन से जुड़ा एक नया केस खोलना पड़ता है। कितने छोटे हैं। तीसरी सुर्खी ब्राज़ील से है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पोएटिक जस्टिस इसी को कहते हैं। बोल्सोनारो को लगता था कि कोरोना पर बेवजह सावधानी बरती जा रही, बेवजह शोर हो रहा है। उन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया, लेकिन राष्ट्रपति के लॉकडाउन विरोध का रिजल्ट क्या निकला? ब्राज़ील में 16 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और 66,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बोल्सोनारो राष्ट्रपति हैं, उन्हें A1 इलाज मिल रहा है, लेकिन ब्राज़ील के आम नागरिक इतने खुशकिस्मत नहीं है। ये थी सुर्खियाँ। अब बढ़ते हैं तारीख सेक्शन की तरफ। आज तारीख है 8 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक जहाज़ी से। सिंदबाद जैसा जहाज़ी जो समंदर में लंबी यात्राएं करता और समंदर का रास्ता पकड़े पकड़े दूर मुल्कों तक जाने का मंसूबा और रूट खोजता। और एक दिन अपने इन्हीं समुद्री यात्राओं के रास्ते वो पहुंचा हमारे देश केरल के समुद्री तट पर। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ये बात है वास्को डिगामा की। पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा, जिसे उसकी सरकार ने जिम्मा सौंपा था। कहा था पूर्व तक जाने का समुद्री रास्ता खोजो। और ये बात 523 बरस पुरानी है।
8 जुलाई 1497 को वास्को ने पुर्तगाल के समुद्री तट से अपनी यात्रा शुरू की थी। अटलांटिक और अफ्रीकी समुद्री तटों से होते हुए मई 1498 में वास्को केरल के कालीकट पर पहुंचा था। वास्को ने भारत का रास्ता खोजने में इतनी जान क्यों लगाई? वहाँ की सरकार इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही थी? जवाब है भारत के मसाले, स्पाइसेस, जो यूरोप में बहुत प्रचलित थे, उनके लिए बहुत ज़रूरी थे। लेकिन यूरोप के लोग भारत तक कोई सीधा रूट नहीं अख्तियार कर पाए थे। उन्हें अरब के व्यापारियों के भरोसे रहना पड़ता था, जो जाहिर सी बात है खूब मुनाफा कमाते थे। यूरोपियंस चाहते थे कि भारत तक सीधी पहुंच हो ताकि कम लागत में ज़्यादा माल मिले, और इसी लालसा में कई नाविकों को भारत का समुद्री रूट खोजने के लिए भेजा गया। लेकिन पहली कामयाबी मिली वास्को डी गामा को। वास्को ने रूट खोजा। इस रूट के सहारे पुर्तगाल समेत बाकी यूरोपियंस भारत पहुंचे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये भारत से व्यापार के लिए आए, फिर यहाँ पर कब्जे की लड़ाई में लग गए। ट्रेडिंग पोस्ट से हुक्मरान बन गए, और इन लड़ाइयों में भारत को गुलाम किसने बनाया? सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने। और वास्को, उसका क्या हुआ? 1498 वाली अपनी पहली यात्रा के बाद वो 2 बार और लौटा। दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में। और 1524 की ये यात्रा वास्को की आखिरी यात्रा साबित हुई। 24 दिसंबर 1524 को उसकी मौत हो गई कोचीन में। और मरने की वजह क्या थी? मलेरिया। मौत के 15 साल बाद तक वास्को की लाश केरल की मिट्टी में दफन रही। फिर 1539 में पुर्तगाल के लोग वास्को के अवशेष को अपने मुल्क ले गए। पता नहीं ये कहानी सच्ची है कि झूठी, लेकिन लोग कहते हैं कि वास्को को भारत की एक बात बहुत लुभाई। एक बार उसने किसी के घर में पानी मांगा, उसे पानी के साथ गुड़ की एक ढेली मिली। वास्को ने पूछा, ये क्यों? देने वाले ने कहा, हम खाली पानी नहीं पिलाते, कुछ खाने को भी देते हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही कि गुड़ की ढेली सुनकर मेरा जो गुड़ के प्रति मोह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़, वो जाग गया है। हमारे बुंदेलखंड में एक डिश है, एक पेय पदार्थ है, उसको बोलते हैं गोरस। घड़े में बनता है, दही को मथ के उसमें खूब सारा मेवा और गुड़ डाल के। तबीयत में ऐसी तरावट आती है, ऐसी तरावट कि एंकरिंग खत्म करूंगा तो अपने राम उसी पर धावा बोलेंगे। धन्यवाद।